तो सबसे जी। पहले तो आप सभी मेडिकल स्टोर्स का बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। इस वेबिनार का नाम है नो योर डॉक्टर, मतलब अपने डॉक्टर को जानिए। तो जो भी डॉक्टर हमारे साथ कंसल्टेशन करवा रहे हैं, तो उनके बारे में अगर आप जानेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इन्हें दिखाएं, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हम अपने डॉक्टर को क्या क्या चीजों के लिए कंसल्टेशन करा सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बारे में शायद आपको अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये सेशन इसीलिए रखा गया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे कि मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा है, और मैं पेशेंट रिलेशनशिप डिपार्टमेंट देखती हूँ, जिसमें मैं पेशेंट से जुड़ी, कंसल्टेशन के बाद पेशेंट से जुड़ी जो भी नॉन टेक्निकल समस्या होती है, जैसे मरीज को आराम नहीं मिल रहा है, या उसको दवा से कोई समस्या है, या डॉक्टर के कंसल्टेशन में उसको कुछ समझ नहीं आया, या एमएसओ ने या आपने उसे कोई जानकारी दी उसमें पेशेंट को कंफ्यूजन है, या आपका मरीज आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इस तरीके की जो भी समस्याएं मरीज को आपसे या डॉक्टर से होती हैं, या आपको डॉक्टर से या मरीज से होती हैं, या फिर डॉक्टर को आपसे और मरीज से होती हैं, तो इस पूरे जो सिस्टम है इसके लिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो है डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी, जो कि एक जनरल फिजिशियन और एमबीबीएस है। तो सर ने अपनी जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर से की थी, और उसके बाद उन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करके लिया है, जिसमें से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कन्नौज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बांदा है, जहां पर सर ने जनरल मेडिसिन और हृदय रोग जो डिपार्टमेंट होता है उसमें काम करके बहुत सारा एक्सपीरियंस उसमें गेन किया हुआ है। सर को टेली मेडिसिन यानी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन या इस तरीके के ई चिकित्सा मित्र जैसे जो कंसल्टेशंस होते हैं उनका उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आइडिया है। ठीक है। उसके अलावा सर हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं और वर्किंग है। ठीक है। तो आइए चलिए सर से अब हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। ठीक है। जी, सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रद्धा। जी सर, अपने बारे में कुछ हमें ब्रीफ में बताएं, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने बारे में थोड़ा। जी। ठीक है, बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का रहने वाला हूँ। मेरी बेसिक पढ़ाई कन्नौज से ही पूरी हुई। उसके बाद मैंने अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, वहां से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी। और उसके बाद मैंने अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज से ही अपनी इंटर्नशिप पूरी करी 1 साल की। उसके बाद मैंने जॉब के लिए सर्च किया, तो सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा, वहां पे 1 साल काम किया मेडिसिन, जनरल मेडिसिन विभाग में। उसके बाद मैंने कन्नौज, मेरे जिले के मेडिकल कॉलेज में सेवा दी अपनी 1 साल तक। मैडम, उसके बाद मैंने लखनऊ के एक अच्छे हॉस्पिटल, प्रसिद्ध हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल में जी सर। कार्डियोलॉजी विभाग में, जनरल मेडिसिन का एक विभाग होता है हृदय रोग विभाग, उसमें जी सर। मैंने काम किया। और रिसेंटली मैं ई चिकित्सा मित्र से भी, मतलब काफी दिनों से इस पे अपना काम कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ गांव के मरीजों को, जितनी मुझसे मेरी बेस्ट जो पॉसिबल मेरी वो से काम कर रहा हूँ। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बारे में जो हमें ब्रीफ में मतलब जानकारी दी है। तो सर, जैसा कि आपने बताया है अभी हमें कि आपने जो है अपना जो भी आपका अनुभव है वो आपने कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय रोग में मेडिसिन डिपार्टमेंट में लिया है। तो सर, इसको मद्देनजर रखते हुए आप हमारे मेडिकल स्टोर्स को ये बताएं कि जैसे किन किन बीमारियों के लिए वो आपको दिखा सकते हैं, जो सामान्य है और जो आपका स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपने जी। एक्सपीरियंस गेन किया है। जी सर। जी, बिल्कुल। जी, चूंकि मैं जनरल मेडिसिन का फिजिशियन हूँ, प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि इस समय वायरल सीजन चल रहा है, तो पेशेंट को अगर सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या अगर डायग्नोज केस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है। उसके जी बाद सर। पेट संबंधी बीमारियां हैं, जैसे किसी को भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द है बहुत दिनों से, या डायरिया हो जा रहा है, या कब्ज हो जा रही है।
उसके बाद मैम जैसे कि सांस संबंधी बीमारियां हैं, जैसे जी कि जी जी अस्थमा की बीमारी है, या जी सर। बीड़ी और सिगरेट पीने वाले मरीजों में एक बीमारी होती है सीओपीडी, वो जी जी बीमारी सर। है, या एलर्जी से संबंधित बीमारियां हैं सांस संबंधी, ये बीमारियां हो गई। और थोड़ा पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन का हो जाना जिसकी वजह से बुखार आता है। मतलब मोटा मोटा आप समझिए जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं वो, और पेट संबंधी बीमारियां। और चूंकि मैंने हृदय रोग विभाग में काम किया है बहुत दिनों तक, जी सर। तो ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, और ब्लड प्रेशर से होने वाले जो परिणाम होते हैं उनसे कोई समस्या आ रही हो, अगर किसी को हार्ट फेल्योर की कंडीशन है, चूंकि वो तो हम इतना ऑनलाइन में नहीं कर सकते, बट हृदय से संबंधित जैसे किसी की धड़कन बढ़ जाना, नींद ना आना, उलझन होना, बेचैनी होना, अगर वो हृदय से संबंधित है। और मैम तो बेसिक बीमारियां हैं जैसे कि लिवर की बीमारी है, जैसे पीलिया हो जाना, जॉन्डिस बार बार हो जाना, जी सर। खाने पीने की गलत आदतों की वजह से पेट का खराब होना, ऐसी कोई समस्या आती है, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, किसी विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से अपने रूरल एरिया में बड़ी कॉमन है, एनीमिया हो जाना, खून की कमी हो जाना, जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, इसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर। अ, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी कुछ हमारे मेडिकल स्टोर्स को बताया। तो सर ने जैसा कि आप सबको बताया कि आप जनरल में जो भी समस्या आती है आप सर को बिल्कुल दिखा सकते हैं। सर अपनी तरफ से उसे 100% इसका इलाज करेंगे। ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आपको जो भी समस्या आए आप सर को दिखा सकते हैं। उसके अलावा सर जैसे कि ऑनलाइन कंसल्टेशन या जिसे हम लोग ई परामर्श कहते हैं, तो सर इसमें इसको कराते समय हमारे मेडिकल स्टोर्स को किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सर आप ये बताएं थोड़ा इन सबको। जी, सबसे पहले मेडिकल स्टोर पे, जैसे कि आपका तो जो ई चिकित्सा क्लिनिक है वो बहुत सिस्टम से काम करता है, उसमें पहले पेशेंट की पूरी डिटेल होती है। जी सबसे सर। पहले पेशेंट का कोशिश करें कि उसकी एज और उसके जो वाइटल्स हैं, उसका इस समय कोई इमरजेंसी कंडीशन ना हो पेशेंट की, जैसे कि उसका एसपीओ2 जो है वो ठीक हो, बीपी सही हो, वाइटल्स में सांस ज्यादा ना फूल रही हो, बहुत गंभीर मरीज को छोड़ के। और बाकी पेशेंट की एक ब्रीफ हिस्ट्री, छोटी सी एक हिस्ट्री ले ले कि मरीज को दिक्कत है तो कितने दिनों से है। जैसे कि बुखार आ जी रहा है तो कितने दिनों से बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है तो उसको सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है। कोशिश करें कि पूछें कि बुखार आ रहा है, इसके साथ और क्या दिक्कत हो रही है, खांसी तो नहीं आ रही है, या पेशाब में जलन तो नहीं हो रही है, या सर दर्द तो नहीं हो रहा है, या बहुत ज्यादा बॉडी पेन तो नहीं हो रहा है, और कितने दिनों से समस्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि बीमारी जो है हमारी अभी शुरुआत हुई है कि कोई लंबी बीमारी है ये। और जी मरीज मरीज के जो पहले उसने इलाज ले रखा हो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कि मरीज ने पहले क्या दवा खा चुका है मरीज। अगर कोई उसकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो मरीज की जी जरूर हमें दिखा दें। जी एक छोटी सी एक हिस्ट्री जिसमें मरीज की दिक्कत कब से है और उसने क्या दवा खाई है, क्या रिपोर्ट्स कराई हैं, ये आप हमें एक नोट करके अगर देंगे तो हमें मरीज की बीमारी को पहचानने में और उसका इलाज करने में सुविधा हो जाएगी, जिससे मरीज का जो पैसे का खर्च है, जो हमारा ई क्लिनिक का जो आपका ई क्लिनिक का जो परिचिकित्सा मित्र का मेन एम है कि कम पैसे में और गांव के मरीजों को अच्छी चिकित्सा प्रदान करना, जिसमें जी हम सर। सफल हो पाएंगे। जी सर जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके से पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सर जैसे एक पॉइंट मेंशन किया कि पेशेंट को जो है कब से समस्या है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात होती है जो सर आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को 2-3 दिन से या हफ्ते भर से समस्या है या 15 दिन से समस्या है, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये एक एक्यूट प्रॉब्लम, मतलब अभी अभी समस्या शुरू हुई है, तो इसका निवारण ज्यादा आसान है। अगर मरीज को महीने भर से ऊपर समस्या जा रही है तो इसका मतलब मरीज को काफी समय से है, तो इसको हम क्रॉनिक कहते हैं, है ना। तो आप सर को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज पूछ के मरीज से बता देंगे, तो उन्हें हिस्ट्री बनाने के बाद डायग्नोसिस में बहुत आसानी होगी, ये सर का कहना है। और ये जरूर बताएं कि मरीज को दर्द कहाँ पर है। ये नहीं कि लिख दिया दर्द है, अब आप ये जरूर बताएं कि मरीज को किस जगह दर्द है। ये भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए। सर एक चीज और आप हमें बताएं कि जो है जो हम लोग परामर्श करा रहे हैं ई चिकित्सा में, तो सर जैसे कितने दिनों में हम मान के चल सकते हैं कि जो है
मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है परामर्श कराने के बाद? जी, मरीज को 2 से 3 दिनों में आराम मिलना चाहिए। जैसे जी आज मरीज आया है तो अगर फीवर है तो वो तो आज तुरंत ही हम पैरासीटामोल देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वायरल फीवर है तो वो आता रहेगा, थोड़ा पैरासीटामोल देंगे तो 2-3 दिनों में उस मरीज को, मोटा मोटा एक कह सकते हैं कि 2 से 3 दिनों में मरीज को लक्षणों में आराम होनी चाहिए। अगर 2 से 3 दिन में मरीज को लक्षण में आराम नहीं हो रहा है, उसकी दिक्कत बढ़ रही है, तो आप पेशेंट का फॉलोअप दोबारा से करा सकते हैं। पेशेंट से जी बोल दीजिए अगर वो दिक्कत हो तो फॉलोअप के लिए आ जाए। जी सर। जी जी। सर, ठीक है। ओके, तो मतलब सर ने आपको बता दिया है कि जो है, आप अगर आपका मरीज को अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, तुरंत वापस आए, सर उसे देखेंगे और उसको इलाज, उसका एडवांस कर इलाज करेंगे, लेकिन उसको ठीक करेंगे। तो आप लोग जो भी आपके नॉट रिलीफ केस हैं या जिन्हें आराम नहीं है, उनको आप तुरंत फॉलोअप के लिए बुलाएं। और आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 1 हफ्ते तक वैलिड रहता है, तो मरीज को कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी अगर वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो आप अपने मरीजों को जरूर बताइए। ठीक है। तो सर, जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ बीमारियों में साइड इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो सर ऐसे में जो सबसे पहला मतलब स्टेप होता है, वो मेडिकल स्टोर को क्या लेना चाहिए अगर कोई मरीज ऐसा आए जिससे दवा से कोई इफेक्ट आ गया हो कोई, तो आप बताएं जी सर। जी मैडम, ऐसा होता है कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं खासकर, जी उनमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके साइड इफेक्ट जो हैं वो आते हैं। जी तो जी अगर पेशेंट को ये दिक्कत आती है तो पेशेंट हमसे तुरंत ही कांटेक्ट करे। अगर पेशेंट को कोई सीवियर कंडीशन हो जा रही है उसकी वजह से, जी तो पेशेंट हमसे तुरंत कांटेक्ट करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो दवा जो है वो आप जी तुरंत रुकवा दें जिस दवा से हो रही है दिक्कत। जैसे कि जी एमॉक्सिसिलिन एक दवा आती है, हमारे मेडिकल स्टोर वाले भाई जानते जी होंगे। सर। उसको खाने जी जी से बहुत से लोगों में पेट की खराबी होती है। तो जी उसको के लिए हमसे अगले दिन बुला लें, हमसे पेशेंट को बुला लें और हम उसको एक दूसरी दवा उसमें ऐड कर देंगे तो वो नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सीवियर एलर्जी कंडीशन हो जा रही है, जैसे कि स्किन पे रैशेस आ जा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो पेशेंट को तुरंत वो दवा रोक दें और हमसे संपर्क करें, जिससे कि हम उसको उसका समस्या का निदान कर सकें। जी जी सर। ठीक है सर। तो सर, एक चीज और होती है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल स्टोर्स को, मान लीजिए कोई दवा किसी भी डॉक्टर ने या आपने प्रिस्क्राइब की है, तो उनको उस दवा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, या वो उनको लगता है कि ये दवा मतलब शायद जो है, या मरीज सही से आपको बता नहीं पाया, या उसने कुछ और बता दिया जिस कारण शायद दवा कोई और आ गई है, या फिर वो दवा उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो सर ऐसे केसेस में जैसे उन्हें क्या कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल क्या होना चाहिए उनके पास? जी, एक तरीका है कि अगर उन्हें किसी भी दवा में कोई भी जरा सा भी कंफ्यूजन है तो वो बिना जी झिझक हमें कॉल करें, हमें इस पे ई चिकित्सा मित्र के आपके पोर्टल पे संपर्क करें, या जी आपकी सर। टीम को बता दें कि ये समस्या जी आ रही है। तो जी हम उस समस्या का तुरंत ही समाधान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई मेडिसिन लिखी और उसका एक कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं है, या उनके पास वो दवा नहीं है, तो उसका एक अल्टरनेटिव हम बता देंगे। जी अल्टरनेटिव सर। भी नहीं है तो फिर हम दवा चेंज भी कर सकते हैं। जी सर। जी सर। जी। ठीक है, तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन आपके पास छप के आ गया है और दवा में आपको कोई कंफ्यूजन है, तो तुरंत आप टीम को कॉल कीजिए, जैसे श्वेता या राहुल जो हमारे कस्टमर रिलेशनशिप टीम में है, उन्हें तुरंत कॉल कीजिए। सर तुरंत जो है वो सर से बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। अगर किसी भी वजह से श्वेता या राहुल बिजी है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कॉल करिए, मैं डॉक्टर सौरभ से बात करके आपको तुरंत बताऊंगी कि क्या करना है। ठीक है। तो जी ये मैडम। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर सौरभ ने बताई, अक्सर आप लोगों को ये कंफ्यूजन या ऐसी कोई समस्या आ भी सकती है, अगर नहीं आई है तो हो सकता है कभी आ जाए। ठीक है। और उसके अलावा सर एक चीज और बताएं कि कभी कभी क्या होता है कि मरीज को 2-3 बार विजिट के बाद भी आराम मिल नहीं पाता है। तो सर ऐसे मरीज थोड़ा परेशान भी होते हैं और मेडिकल स्टोर भी थोड़ा उसमें परेशान हो जाते हैं। सर ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए? जी, देखिए मैडम, जो कि हम लोग टेली कंसल्टेशन से पेशेंट को देख रहे हैं, जी पेशेंट को जी एग्जामिन तो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं बट हिस्ट्री ले ले रहे हैं। तो अगर आपने 10 पेशेंट देखे तो 10 पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि एक पेशेंट को आराम या 2 पेशेंट को आराम नहीं मिला। तो जी उसके लिए मैडम उन्हें हायर सेंटर पे रिफर करने की हमें आवश्यकता होगी।
तो हम अपने जी सीनियर डॉक्टर्स को रेफर कर देंगे या कि उनको सलाह दे देंगे कि वो जा इन क्लिनिक जाके दिखाएं। कभी कभी जी कोई जैसे कि जी पेट दर्द है, तो पेट दर्द सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी होता है और पेट दर्द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। जी 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 बट सर, हंड्रेड हमें परसेंट अब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में तो हमें इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा, तो वो हम लोग हंड्रेड इतना परसेंट रूरल एरिया में नहीं कर सकते। तो उस जी केस में हमें पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा, जी सर, जी हायर सर। सेंटर पे अपने सीनियर अथॉरिटी सीनियर डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्हें जी रेफर जी करना जी। पड़ेगा। जी ओके सर, ओके सर। तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बता दिया है कि अगर कोई पेशेंट में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप ये जरूर देखने की कोशिश करें कि मरीज को जो जांच लिखी गई है वो उसने कराई है या नहीं, या वो सिर्फ दवा ले लेके काम चला रहा है। ठीक है, क्योंकि गांव में मरीज ये सारी चीजें करते हैं, ये गलतियां वो करते हैं कि जो है अगर दवा से आराम हो गया तो उसी दवा को खाने की कोशिश करते हैं, जांच नहीं कराते, और जैसे ही दवा बंद करते हैं फिर से दर्द शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं हमें आराम नहीं मिला। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि आप डॉक्टर को बताएं कि सर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं, बार बार सिर्फ दवा ले जा रहे हैं, तो इनको दर्द होना लाजमी है। तो ऐसे केस में हमें मरीज को काउंसिल करना है, आप भी मरीज को काउंसिल करिए, हम भी करेंगे। ठीक है, और अगर मरीज हमारे साथ नहीं जो है कॉपरेट कर रहा है या हमारी बात नहीं समझने को तैयार है, तो फिर हम उसका अल्टरनेटिव सोचेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये सारी बातें चेक करनी है कि मरीज को जो दवा दी गई है वो खा रहा है, और अगर उसका केस क्रिटिकल है तो जो जांच कही है वो करा रहा है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा अगर जैसा डॉक्टर सौरभ आपको बता रहे हैं कि जरूरत होगी तो हमारे पास सीनियर कंसल्टेंट है, हम उनको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे कि हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं सर, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उन्हें नहीं कभी कभी समझ में आता है कि हम ये ऑनलाइन कंसल्टेशन कराएं या नहीं कराएं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सर ऐसे कौन से केसेस है जिसमें इनको समझना चाहिए कि ऑनलाइन करा सकते हैं या ऑनलाइन नहीं कराना चाहिए? ऐसे सर कुछ एग्जांपल आप अगर दे पाए मेडिकल स्टोर्स को। जी जी जी। देखिए, ऑनलाइन जो टेली कंसल्टेशन है या जो ऑनलाइन चिकित्सा का, जब से कोरोना का ज्यादा केस हुए, फिर पिछले साल से पिछले 2020 और 21 में, तो उसके जी बाद से जी सर। टेलीमेडिसिन का तेजी से ग्रोथ हुआ अपने भारत में। जी सर। लेकिन जो मेडिकल स्टोर संचालक हमारे भाई हैं, उन्हें ये याद रखना है कि कौन से केस हमें दिखाने हैं, कौन से केस हमें नहीं दिखाने हैं। जी कोई सर। भी कंडीशन जो इमरजेंसी हो, जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत हो, वो नहीं दिखाना है। जी सर। जैसे कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है, वो सीवियर चेस्ट पेन लेके आता है, कहता मेरे यहाँ छाती में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से, इतनी तेजी से हो रहा है कि उसको पसीना भी छूट रहा है, उसको घबराहट भी हो रही है और वो 1 मिनट बैठने की कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में आप इंतजार नहीं करेंगे, आप तुरंत ही उसको वहां पे भेज देंगे। जी पेशेंट सर। को अगर बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन है, अगर आप उसको उसके पेट को अगर टच कर रहे हैं, तो बहुत दर्द हो रहा है दबाने पे भी, और पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब बेहोश है, बेहोशी की हालत में है, तो आप उसको किसी हॉस्पिटल में रेफर करेंगे कि जिससे उसको तुरंत इमरजेंसी केयर की जरूरत जो भी है वो मिल जाए। पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट मान लीजिए डायरिया का है, इतना डायरिया हो गया है कि उसका बीपी जो है वो 90 के नीचे नीचे चला गया है, जी जो सर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर नीचे चला गया है, तो आप उस जी पेशेंट को रिफर करेंगे। पेशेंट जी की अगर सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, इतनी ज्यादा फूल रही है कि वो 2 कदम चल रहा है, उसको सांस फूल जा रही है, तो उस पेशेंट को आप सिर्फ इमरजेंसी में ही दिखाएंगे। जी सर। जी अगर सर। ओके। पेशेंट को कोई ऐसा हुआ है कि उसका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है, लकवा मारा हुआ है, तो उसके लिए पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा। जी मैम। जी सर। ओके सर। थैंक यू सर। सर ये भी आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट, कॉमन हम कहेंगे, इम्पोर्टेंट भी है कॉमन भी है, तीन चीजें जो सबसे ज्यादा देखने को आजकल मिल रही हैं सर, कि एक तो पहला डायबिटीज, ठीक है, और जी। सर दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर, और सर तीसरा हो गया कि माइग्रेन कहिए या सर हेडेक कहिए, एनी फॉर्म। ठीक है, तो सर इन हम्म। तीनों के बारे में सर थोड़ा थोड़ा हमारे एमएसओ को बताएं कि इसको डायग्नोस कैसे करें, और इसकी सीवियरिटी मतलब इसकी जो कंडीशन है कितना सीरियस इस मरीज को समस्या है, उस चीज को कैसे समझें, ये सर थोड़ा आप इन्हें बता दें। जी बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले, ये जो तीनों बीमारियां हैं, ये जी तीनों बीमारियां जो हैं मेटाबॉलिक डिसीजेस कह सकते हैं, खासकर ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को।
जी सर। हेडेक के कारण तमाम हो सकते हैं। जी सर। लेकिन ये सब जो डिसीजेज हैं, ये लाइफ स्टाइल, मरीज की जो लाइफ स्टाइल है, पहले तो रूरल एरिया में, हमारे गांव में इस तरह के मरीज ज्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि डायबिटीज पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बुरा हाल है डायबिटीज का। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं तो जी डायबिटीज के बारे में मरीज को ये जानना चाहिए, हमारे एमएसओ साहब को, कि अगर कोई भी पेशेंट जो 35 ईयर से ज्यादा की उम्र का है जी सर। और उसने उसके घर में किसी को डायबिटीज है, जी तो सर। उसका एक सिंपल सा है कि आप एक रैंडम ब्लड शुगर करा लें। जी अपने सर। मेडिकल स्टोर पे ही ग्लूकोमीटर से उसकी जांच कर सकते हैं। जी और सर। उसका अगर ब्लड शुगर डायबिटीज वाली रेंज में आ रहा है तो हमें वो तुरंत ही दिखा सकते हैं। जी सर। अगर कोई पेशेंट है वो ये कह रहा है कि हमें रात में बहुत बार पेशाब जाना पड़ रहा है, बहुत कमजोरी आ रही है, उसका शरीर पहले से कमजोर होता चला जा रहा है, तो हमें दिखा लें। जी डायबिटीज में सर। कभी कभी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। जी सर। जी सर। तो अगर पेशेंट को बार बार बुखार आ जा रहा है, बार बार वो बीमार पड़ रहा है, तो एक सिंपल सा ग्लूकोमीटर से आप टेस्ट कर लें, रैंडम ब्लड शुगर, वहीं पे आपके पास जब पेशेंट आएगा, और सिंपल सा डायबिटीज को आप डायग्नोस कर सकते हैं। जी सर। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अगर पेशेंट अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखे, जैसे कि अगर वो हेल्दी डाइट खाता है और वो एक्सरसाइज करता है, वो लेटा नहीं रहता है, थोड़ा एक्टिव है, तो डायबिटीज उसकी पूरी जिंदगी बनी रहेगी और वो पेशेंट भी नॉर्मल अपनी लाइफ जीता रहेगा अगर वो टाइम पे डॉक्टर से बताई हुई दवा खा रहा है। लेकिन अगर पेशेंट लापरवाही कर रहा है, कि वो परहेज नहीं कर रहा है, वो दवा नहीं खा रहा है, तो पेशेंट को डायबिटीज के जो गंभीर परिणाम है वो आ सकते हैं। जी सर। डायबिटीज डायबिटीज हमारे पूरे शरीर के अंगों को खराब कर सकती है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो हमारा हृदय हो, चाहे वो हमारा लिवर हो, चाहे वो किडनी हो। तो जिस अंग में दिक्कत आएगी उससे संबंधित लक्षण भी डायबिटीज में आ सकते हैं। जी सर। जी। दूसरे नंबर पे जी जो सर। सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती है वो आती है हाइपरटेंशन, जिसको जी सर। सामान्य भाषा में ब्लड प्रेशर कह देते हैं। कहना तो चाहिए हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है या हाइपरटेंशन का मरीज है। ये जो मरीज होगा ब्लड प्रेशर का, ये भी मरीज जो है 35 ईयर 40 ईयर के बाद का ही होगा ज्यादातर, और वो भी लाइफ स्टाइल की वजह से ही होगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह ये हो सकती है, किसी किसी को स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, या मोटापा ज्यादा है, या कभी कभी आनुवंशिक कारण भी होते हैं ब्लड प्रेशर के बड़े होने के। तो जी। पेशेंट ये बताएगा कि जब सुबह उठते हैं तो यहाँ पे सर में दर्द होता है, यहाँ भी बता सकता है, पीछे बताएगा ज्यादातर, और आगे भी बता सकता है। जी घबराहट सर। बता सकता है, दिल का जी। धड़कना बता सकता है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है, वीकनेस बता सकता है, आंखों आंखों और आंखों के पीछे भी दर्द बता सकता है। और जब आप उसकी बड़ी सी ब्लड प्रेशर को भी जांचना बहुत आसान है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन आ गई हैं, आप उनको लगाइए, और अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130 140 के ऊपर जा रहा हो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 के ऊपर जा रहा हो, तो आप उस मरीज को हमसे संपर्क करा दीजिए और हम उसको जी। सलाह दे देंगे। जी सर। और जो तीसरे नंबर पे आपने बीमारी बताई, हेडेक, जी सर। सर दर्द होना। सर दर्द होना भी एक बहुत कॉमन बीमारी है आज के टाइम पे, बच्चों से लेके बड़ों तक को। जी जैसे सर। कि बच्चों में सर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है आंखों का कमजोर हो जाना, विजन का वीकनेस होना, जी। विजन का कमजोर हो जाना। और महिलाओं में अगर 40 साल से कम की हैं तो उन लोगों में बड़ा कॉमन वजह होती है माइग्रेन। माइग्रेन का जो मरीज होगा वो ये बताएगा कि उसके आधे सर में दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो उल्टी भी आती है, आंखों में चमक लगती है, शोर शराबा उसको पसंद नहीं होता है। ये माइग्रेन के बड़े कॉमन फीचर हैं। इसी तरह से जो सरदर्द है उसके कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी वीकनेस की वजह से भी सरदर्द होता है, एनीमिया में भी सरदर्द हो जाता है, या कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, या गले में खराश हो गई, निमोनिया हो गया, तो उसमें भी सरदर्द हो सकता है। जी सर। जी सर। जी। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने जो माइग्रेन के जो कॉमन सिम्टम बताए, मुझे लगता है हमारे एमएसओस को अब काफी आसानी होगी कि अगर कोई पेशेंट उनके पास
ये सारी समस्या लेके आता है, तो कम से कम वो आसानी से समझ पाएंगे कि इसे ये दिक्कत है, तो अब हम इसे इस तरीके से आगे दिखा सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि डॉक्टर सौरभ ने आपको बहुत सारी आज जानकारी दी, सर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दें कि अभी जब आप हमारे यहाँ ऑनलाइन चिकित्सा मित्र देख रहे में जुड़े हुए हैं, तो सर इसमें जो है ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो मेडिकल स्टोर्स कर रहे हैं कंसल्टेशन के दौरान? ठीक है, जो सर जो आपको लगता है कि उनको नहीं करनी चाहिए, तो आप सर कुछ पॉइंट्स बता दें जो आपको लगता है जी इतने दिनों में कि कर रहे हैं। जी, सबसे पहली बात हमारे मेडिकल स्टोर भाइयों को चाहिए कि जब भी मरीज से पहले बात करें तो जल्दबाजी ना करें। मरीज जब भी बैठा हो तो एक शांत जगह पे मरीज से मेरी बात हो, और मरीज का एक पूरा जो हिस्ट्री वाला जो कॉलम है जिसमें ये रहता है कि मरीज को दिक्कतें कब से हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, और जी मरीज सर। को कोई पुरानी बीमारी का इलाज तो नहीं चल रहा। ये अगर आप ये डाल देंगे कि पेशेंट को बस दर्द हो रहा है या पेशेंट को खुजली हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, थोड़ा सा डालें उसमें। और दूसरी बात, अगर कोई बात में कंफ्यूजन है, उनको लग रहा है कि कोई दवा समझ में नहीं आई, तो हमसे पूछ लें। मरीज को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो जांचें करा ले, है ना, जी जांचों को सर। हमें सेंड करें, और तसल्ली से मरीज से बात करने दें। ऐसा होता है कभी कभी कि हमने मैं बात करना चाहिए मरीज से, और एमएसओ साहब भैया ने कहा कि चलो हम ही बता दे रहे हैं। ये ना करें। मरीज को, जब मरीज डॉक्टर से बात कर लेता है तो उसको एक तसल्ली होती है, और जी डॉक्टर को भी लगता है हमने जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो उससे संबंधित क्वेश्चन है, वो अच्छे से पूछ पाए। इसीलिए कोशिश करें कि मरीज से डायरेक्ट बात कराएं। जी अगर उनको कोई बात पूछनी है या कोई कंफ्यूजन है तो हमसे वो वही बात कर सकते हैं, लेकिन पहले जी तो मरीज से पूरी बात पूछने का हमें समय दें। जी जी सर। जी सर, ठीक है। तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि अगर आप मरीज को दिखा रहे हैं तो ठीक है, मरीज हम समझते हैं कि मरीज पहली बार ऑनलाइन दिखा रहा है, उसको आइडिया नहीं है। आप उसको पहले से जब हिस्ट्री लेते समय उसको समझा दीजिए कि अपनी बात बताओ, पहले उसे बोलने दीजिए। जब वो अपनी बात बता ले और आप वहां मौजूद रहिए, अगर उससे कुछ छूट जाए जो उसने आपको बताया हो, तो आप तुरंत सर को बता दें। ठीक है कि सर ये बात इन्होंने बताई थी जो आपको नहीं बताई है। ठीक है, तो जी आपका रोल सपोर्ट करना है। मरीज को बोलने मरीज को पहले बोलने दें, आपका काम बस मरीज को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जी ये चीज जी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया कि मरीज से बात करने का समय दे, शोर शराबा ना हो, थोड़ा समय लेके मरीज को कंसल्टेशन कराएं। ठीक है, और फिर जो छूट गया हो वो सर को आप बता दीजिए, क्योंकि कॉल तो जी चल ही रही होती है, वीडियो कॉल। तो आप जैसे मरीज अपनी बात खत्म करे तुरंत आप बता दीजिए, या जो पूछना हो पूछ लीजिए, जो बताना हो सर को बता दीजिए। ठीक है। तो अभी सर ने हमें जो भी जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अब आप लोग अपना सवाल सर से पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी अगर डॉक्टर सौरभ से कुछ भी पूछना चाहते हैं, कंसल्टेशन से जुड़ा, किसी बीमारी से जुड़ा कोई प्रश्न हो आपके मन में, किसी मरीज से जुड़ा कोई प्रश्न हो, तो प्लीज आप सर से एक बार पूछ लीजिए। हेलो जी, पूछें, बताएं। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मोस्टली सर में जैसे कि डायबिटिक केसेस हो गए, आपके हाइपरटेंशन, ये सर इनका मोस्टली क्योरेबल है ये डिसीज? जी, आप ये पूछना चाहते हैं, आपका सवाल ये है कि जो डायबिटीज है या जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये क्योरेबल है कि नहीं है? यस सर। आपका मेन ये है कि दवा बंद हो सकती है कि नहीं? जी सर, जी सर। ये कब तक, ड्यूरेशन कितने टाइम तक जी, इसे मेडिसिन बिल्कुल कंटिन्यू करें जिससे कि उससे बिल्कुल। क्योर हो जाए? जी, देखिए, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है पैंक्रियास, उससे इंसुलिन बनना कम हो जाता है, और जहां पे इंसुलिन का काम होता है वहां पे काम नहीं हो पाता। तो ऐसी कोई दवा नहीं है कि जो उसको दोबारा से बना सके। हमें बस इतना करना होता है कि हमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग, डायबिटीज में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देनी है, साथ में उसके डाइट का बहुत ध्यान रखवाना है, और साथ में एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखवाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी दवा है कि डायबिटीज को आप 10 दिन खिला दो, 1 महीने, 2 महीने, साल भर, तो वो ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल इस उसमें ना रहें। ये कभी नहीं सही क्योर होती है। लेकिन अगर आपने डायबिटीज को सही से मैनेज रखा तो आप एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तरह। बिल्कुल भी आपको उसमें संकोच नहीं रहेगा कि आपको कैसे क्या करना है।
आप हमसे पूछते रहे मरीज के बारे में, मरीज की कंडीशन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, दवा का डोज कम या ज्यादा उसकी HbA1c रिपोर्ट या ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से होता रहेगा। लेकिन दवा मेडिसिन की कभी नहीं बंद होगी। ना कोई ऐसी दवा अभी तक डायबिटीज की है कि वो पूरी तरह से क्योर कर सके। जो क्योर शब्द है ना, वो डायबिटीज के लिए नहीं है। दूसरे नंबर पे बात आती है ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज की तरह, इसको मैनेज करना आसान है। मरीज से बोलें कि आप खाने में नमक कम कर दें, मरीज से बोलें कि आप अपना वेट कम कर लें, मरीज से बोलें कि आप टहलने जाएं, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। तो ऐसा तो हो सकता है कि वो मेडिसिन उसकी 5 mg की गोली पे बना रहे वो, या 10 mg की पे बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से बंद हो जाए। हाँ, हाइपरटेंशन के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि दवा कभी कभी, बहुत रेयर केस में, अगर मरीज बहुत अच्छा कंप्लायंस दिखा रहा है, अपना डाइट का ध्यान रख रहा है, कसरत कर रहा है, तो हाइपरटेंशन में हम लोग कुछ दिनों के लिए दवा बंद कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज के केस में हम लोगों को दवा बंद नहीं करनी है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर जी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन होता है, जैसे सर अभी सर जैसे कि वायरल फीवर जैसे मुश्किल चल रहे थे, इसको उसे किस टाइप से हैंडल कर सकते हैं? जी देखिए, जब भी ये जो मौसम आता है, जब बरसात होती है, तो उस समय वायरल फीवर और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बड़े कॉमन हो जाते हैं। तो वायरल फीवर्स के लिए क्या है, हम लोग तमाम बीमारियों में एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल का रोल वायरल में तो नहीं होता, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे बुखार आ गया तो बुखार की दवा दे दी, वीकनेस हुआ तो मल्टीविटामिन दे दिया, ठीक है, जुकाम हुआ तो जुकाम के लिए कुछ दे दिया, खांसी आने लगी तो कफ सिरप दे दिया। ऐसा करके हम लोग वायरल फीवर को मैनेज करते हैं। सर फ्रिक्वेंटली फीवर आता है तो उसके लिए क्या कोल्ड स्पंजिंग या जैसे नॉर्मली जो होता है वो करा सकते हैं? उसके अगेंस्ट ही फिल्म भी नहीं जाता, उसके लिए क्या करना है? हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए पेशेंट? जी, अगर देखिए कोई मरीज ऐसा है जिसको बार बार बुखार आ जा रहा है, तो उसको, जैसे कि महीने में 2-3 बार, साल में 10 बार बुखार आ जा रहा है, तो उसके लिए पेशेंट का सारा जो वर्कअप है, जैसे कि जो जांचें हैं, अब वो हो सकता है उसको कोई नॉर्मल एनीमिया की वजह से ही वीकनेस और इम्यूनिटी कम हो जा रही हो, या उसको कोई जेनेटिक बीमारी हो। तो उसके लिए हमें मरीज को देख के उससे संबंधित जांचें जो भी उसके लिए रिलेवेंट होगी, सारी जांचें तो हम करा नहीं सकते क्योंकि इतने ज्यादा महंगी होती हैं। तो मरीज को देख के ये आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी जांचें करानी है, कौन सी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम वेलकम। मुझे नहीं लगता कि अभी आप में से किसी को भी कुछ पूछना है, तो अब हम लोग फिर वेबिनार को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और डॉक्टर सौरभ, आपने जो हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरी बहुत आशा शुक्रिया। करते हैं कि मेडिकल स्टोर्स को आपकी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और अब वो जब भी आपसे कंसल्टेशन करवाएंगे तो ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे जो आपने उन्हें बताई हैं। और इसके अलावा जो भी आपने उन्हें बेसिक चीजें बताई कि मर्ज को कैसे पकड़ा जाता है, ये सारी चीजें उन्हें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर कभी आप लोगों को कोई बात ना भी समझ में आई हो, तो जब डॉक्टर साहब कंसल्टेशन करा रहे हैं तो मरीज के बात करने के बाद आप अपना प्रश्न कोई एक तो तुरंत आप सर से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब उस समय तो खैर आप केस की बात करेंगे जैसा मुझे लगता है, लेकिन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। और जी बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच सर।